गुजारे हैं मैंने भी अपने खास दोस्तों के संग। लोग उन्हें वक्त कहते हैं, हम उन्हें ज़िंदगी कहते हैं। इसलिए दोस्तों, सदैव अपनों के करीब रहें, उनकी मदद करें, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम धरती दोहरारी में। स्वीकार करें डॉक्टर कोमल कौशिक का प्रणाम। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं क्यों हार जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कैसे भी हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। और आज के हमारे मेहमान ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जो वक्त के साथ चले, कड़ी मेहनत से अपना एक मुकाम हासिल किया। आइए मिलकर के स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान रास बिहारी रुंगटा जी, जो चिकित्सा सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर कोमल जी बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे बीच इस मंच पर आकर के आपको कैसा फील हो रहा है? ये तो एक विशिष्ट मंच है जहाँ विशिष्ट व्यक्तियों को आपने बुलाया है। धरती दोहरारी कार्यक्रम अपने आप में ही जिसकी इतनी अच्छी व्यूअरशिप है, मतलब मैं कहूँगा दूरदर्शन के वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेटेड कार्यक्रम में से एक है। इसमें आपने मुझे बुलाया है, गौरवान्वित किया है। मैं बड़ा खुश हूँ और आभारी हूँ आपको कि मुझे यहाँ पे बुलाया के दर्शकों के सामने अपनी बात, कुछ अपने सोच को रखने का आपने मौका दिया है। आगे हम बात करें, हर व्यक्ति के दिन की शुरुआत कुछ खास होती है। दिन का एक अपना निश्चित शेड्यूल होता है। अगर हम बात करें आपके दिन की शुरुआत किस प्रकार की होती है, क्या दिन का शेड्यूल रहता है? मेरे दिन के शेड्यूल में वैसे रात को हम कोशिश करते हैं समय से सोने के लिए, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि समय समय पे अलग अलग कार्य आ जाते हैं। अस्पताल के कार्य क्षेत्र में जुड़े होने से कभी भी इमरजेंसी आ जाती है, किसी को किसी विषय की ज़रूरत पड़ जाती है जी। तो हम कोशिश करते हैं कि टाइम से सो जाएं, सुबह टाइम से उठें, योगा करें, अपना खान पान व्यवस्थित रखें, समय से काम पे जाएं, दिन भर काम करें। एक मारवाड़ी बनिए परिवार में पैदा होने के कारण ज़्यादा समय फोकस काम पे ही रहता है। जी। और रात को समय पे मतलब 3 बार की प्रसादी भोजन लेके टाइम से सोने का यही दिनचर्या की कोशिश रहती है। आगे हम बात करें, अगर हम जीवन के पन्नों को पीछे पलटते हैं तो हर एक व्यक्ति के जीवन का एक खास हिस्सा होता है उसका बचपन। और अगर हम बचपन की याद करते हैं तो चेहरे पर एक सहवन मुस्कुराहट आ जाती है और याद आती हैं हमको बचपन में की गई शरारतें और उनके लिए बड़ों के द्वारा डांट से मिली हुई सीख। तो ऐसा कोई रोचक किस्सा जो आज हमारे साथ आप शेयर करना चाहें? बहुत सारे किस्से हैं बचपन के, मतलब हमारे बड़े भाई साहब, हम 2 भाई हैं जी। और वैसे संयुक्त परिवार, पिताजी 5 भाई होते हैं तो उनका परिवार काफ़ी सारा होता था। तो कई तरीके की जो हमारे बड़े भैया लीड करते थे और मैं पीछे पीछे मतलब पिटाई हर तरीके की, मतलब हाथ से और सारे संसाधनों से पिटाई हुई है, चप्पलों से। तो वो एक ज़माना था और वो एक प्यार था और जिसका एक मैं कहूँगा अलाइनमेंट था कि बच्चे का अलाइनमेंट किया जाता था। और एक विशिष्ट मतलब एक रोचक या पुरानी याद जो बार बार में अगर आ जाती है तो मैं और मेरे भैया जब भी खेलते थे अंत में हम लड़ लेते थे। एक हमारे जो ताऊ जी के लड़के आए हुए थे तो हम साथ खेल रहे थे तो अंत में वही वापस से हुआ कि हम सब लड़ लिए। तो उस लड़ाई में क्या हम दोनों भाई एक तरफ हो गए, हमारे ताऊ जी का लड़का एक तरफ और हम तीनों ने मतलब दोनों ने मिलकर उनके साथ पिटाई कर दी। आज तक हमारे पिताजी ने हमारा मतलब कान भी नहीं पकड़ा, डांटा भी नहीं है। उस दिन हमारे पिताजी ने बैट उठा लिया था कि भाई इनको मारेंगे, कि उनके लिए उनके बड़े भाई के बच्चे पिता तुल्य भाई के बच्चे थे। तो ऐसी चीज़ें थी जो बचपन की काफ़ी याद आती है कि क्या संस्कारों के साथ, मतलब बचपन में जो बदमाशी करी उसमें भी क्या संस्कारों के साथ हमारे को बड़ा किया गया। आगे हम बात करें, आप एक जैसा आपने अभी कहा मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। आपके परिवार की अगर हम बात करें तो राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से जो बग्गड़ है वहाँ से आप लोगों का निकास हुआ है। आपके पिताजी का बिजनेस मूवमेंट अलग अलग जगह रहा, जिसके कारण आपका भी जगह जगह रहना बचपन में हुआ, जिसमें आप 7 साल तक करीब 1985 तक कोलकाता में रहे, 1990 में आप आंध्रा में रहे और 2 साल करीब आप तमिलनाडु में रहे। इसी दौरान आपकी साथ साथ स्कूल एजुकेशन भी चलती रही। तो अलग अलग कल्चर संस्कृति के साथ कैसा ये सफ़र रहा? बहुत बढ़िया सफ़र रहा। मैं तो ये कहूँगा कि स्कूलिंग प्रोग्राम में होना चाहिए कि व्यक्ति को जब बचपन से जब वो बड़ा हो तो अलग अलग शहरों में, अलग अलग भारत के प्रांतों में जाके पढ़ाई करने का और लोगों से मिलने का अवसर मिले।
मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ। 6-7 साल वहाँ रहने के बाद हम आंध्रा शिफ्ट हुए जी। बिजनेस के व्यापारिक कारणों से। तो वहाँ शिफ्ट होने के बाद जब मैं एक फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड वहाँ रहा 5 साल, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज से रूबरू हुआ, वहाँ के लोकल लोगों से, उनके खान पान, उनकी सोच का तरीका, एक आपके डेवलपमेंट में कुल तरीके से, जैसे अपन ईस्ट में रह लिए, साउथ में रह लिए, फिर मैं वेस्ट में आ गया 1992 में। तमिलनाडु रहा मैं 2 साल हॉस्टल में। तो 92 से मैं लगातार जयपुर में हूँ। तो अलग अलग सोच, परिवेश, तरीका, तो वो काफ़ी हद तक, मतलब मैं जो भी आज हूँ, मैं कहूँगा कि उन सब चीज़ों का काफ़ी प्रभाव रहा है मेरी ज़िंदगी में। और हमारा अटैचमेंट पूरे भारत से एक तरह से एक साथ है। ऐसा नहीं है कि हम कोई राजस्थानी ही रह गए या हम कोई वेस्ट बंगाल से ही रह गए या साउथ के, मतलब कहीं की भी बात आती है तो हमें ऐसा लगता है हमारी बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अलग अलग जगह का खान पान, अलग अलग जगह की संस्कृति एक समन्वय, एक स्वाद पैदा करती है। जैसे एक सब्जी कई मसालों से बनकर के एक स्वाद लाती है, वही हमारा कहें एक नेचर बनता है, एक हमारा बॉडी और माइंड का मैनेजमेंट कहें एक बेहतर हो पाता है आगे के विकास के लिए। आगे हम बात करें, आपने कहा 1992 में आप राजस्थान आ गए, यानी जयपुर आ गए। आपकी हायर एजुकेशन महाराजा कॉलेज से आपने BSc किया। युवा मन में कई सपने उड़ान लेते हैं, इधर उधर जाने की, कुछ कर गुजरने की भविष्य की प्लानिंग होती है। तो आपका क्या शुरू से बिजनेस में जाने का था या कुछ और करने का था? पिताजी का जो जीवन संघर्षपूर्ण शुरू हुआ था कलकत्ता में, पर जब तक हमारा जन्म हुआ तब तक परिवार में थोड़ा सा संपन्नता शुरू हो गई थी। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए और हम जब जयपुर आए तो ठीक ठाक संपन्नता होने के कारण गलतफहमियां बहुत थी कि हम कुछ विशिष्ट हैं या कोई हम बहुत बड़ा कार्य कर लेंगे। तो सन 1999 में मैं पढ़ाई के साथ में व्यापार में आ गया था। और जब व्यापार में आया तो ऐसा लगता था कि हम ही कुछ विशेष है और कुछ विशेष कर लेंगे। तो धीरे धीरे आदमी को अपनी योग्यता, ये सामाजिक व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था समझ में आने लग जाती है। तो मन में तो बहुत था कि हम कुछ विशिष्ट करेंगे या बहुत बड़ा करेंगे। हो सकता है थोड़ा कुछ हम कर भी पाए, पर मैं ये कहूँगा कि एक सपना ये ज़रूर था कि हमें कभी अपने पिताजी को या परिवार को निराश नहीं करे। तो इसमें मैं कहूँगा कि ये काम ज़रूर ठीक ठाक हुआ है। पर जो सोच होती है कि यूथ की या यंगस्टर की कि मैं तो बहुत कुछ विशिष्ट हूँ या अलग सा हूँ और मैं कुछ अलग ही कर दूँगा, वो मेरे में भी थी। और धीरे धीरे उसका बैलेंस हुआ है, मैं समझता हूँ, और मैं अच्छा बेहतर व्यक्ति बन पाया और बेहतर अपना काम आज कर पाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया। आगे हम बात करें, आपकी जीवन जीने की फिलॉसफी क्या है या कहें फलसफा क्या है? जीवन जीने की आज की फिलॉसफी कहूँगा मैं, अब तक आदमी का जब जैसे जैसे समय बीतता है, मैं अब मिडिल एज में हूँ, तो जैसे जैसे समय बीतता है सोच बदलती जाती है। तो आज की फिलॉसफी ये है कि जब सुबह उठो तो ये सोचो कि दिन भर क्या कर्म अच्छा करना है, शास्त्र अनुसार, धर्म अनुसार करना है, और उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है जो आपने सोचा है। जैसे हमें ये व्यापारिक कार्यों को बढ़ाना है, चिकित्सा सेवा में सेवा को प्रधानता देनी है, उन सब चीज़ों को करें। भोग के साधन तो जो आएंगे वो अपने आप आएंगे और अपने आप उसको अपने को भोग के निकलना है। भोग पे ज़्यादा ध्यान नहीं होके सेवा पे या कर्म पे जो धर्म अनुसार हो उस पर ध्यान देके तो रोज का जीवन जीने का सोचते हैं। ज़्यादा आगे तक की बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करके डेली को जीने की कोशिश करता हूँ। बड़े ही सुलझे और अच्छे विचार हैं आपके। आगे हम बात करें, आपकी जन्मभूमि रही कोलकाता और कर्मभूमि राजस्थान रहा। पुराने जो मारवाड़ी परिवार हैं, ऐसा हमने सुना है, देखा है, वो पहले चाहे वो किसी भी व्यवसाय से जुड़े हों, पहले वो कोलकाता जाते हैं। तो इसके पीछे कोई खास वजह या जस्ट एक संयोग है? ऐसा भी कह सकते हैं कि पुराने मारवाड़ी सबसे पहले ज़्यादा कलकत्ता ही गए, तो ये भी एक कारण था। पर कलकत्ता अपने आप में एक वो नगरी थी जहाँ पे संसाधन बहुत थे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी, रिसोर्सेज बहुत थे। तो सीमित यहाँ के संसाधनों में, और मारवाड़ी आदमी क्या मेहनती है, फ्लेक्सिबल है, कमिटेड है, सुबह से लेकर रात तक काम करना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है, कुछ विशिष्ट कार्यों में जाना चाहता है। तो इस कारण से मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ से, क्योंकि यहाँ के सीमित संसाधनों के कारण यहाँ से शिफ्ट हुए, वहाँ पहले से लोग थे या वहाँ संसाधन ज़्यादा थे, तो वहाँ पहुँच के लोगों ने नाम, पैसा, मैं कहूँगा जो उनके मानसिक तौर पे उनको जो एज ए मारवाड़ी बनिया फैमिली को होता है व्यापार खड़ा करने का, वो अवसर वहाँ मिल रहे थे और मिलते हैं आज भी।
तो इसलिए जाना हुआ। जी जी, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल और राजस्थान में, आप कल्चर, संस्कृति या खान पान में किस तरह का आप अंतर देखते हैं, कितना फ़र्क देखते हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पूरे अगर आप भारत देश में अलग अलग जगह जाएंगे, कलकत्ता क्योंकि पानी के बगल में है तो वहाँ मछली के खाने पीने का, चावल के खाने का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। पर अब मारवाड़ी घरों में ज़्यादातर जो शिफ्ट होते हैं उनका जो खान पान रहता है वो जनरली जो उनका लोकल राजस्थान में रहता है 80-90% वो रहता है। क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ तो ये ज़रूर है, जहाँ जहाँ हम रहे हैं, मेरा परिवार रहा है, तो वहाँ का जो लोकल फूड है, जैसे हम लोग वहाँ पे यहाँ गोलगप्पे कहते हैं, वहाँ पुचका कहते हैं जी। तो पुचका, झालमुड़ी, भेलपुरी और ये जो 5-6 आइटम है जो रोज़ के स्नैक्स होते थे वो हैं। और लोकल संदेश, ये आइटम, वहाँ के आदमी का बोलचाल का तरीका, सोचने का तरीका, डिबेट करने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है। मैं समझूंगा वहाँ की अपनी विशेषताएं हैं। वहाँ की लैंग्वेज जो है बड़ी मीठी है। बंगाली अगर जैसे हमारे उस वक्त थर्ड लैंग्वेज में आई या बोलने का कुछ कुछ मौका मिला और थोड़ी समझ में भी आती है, पर बड़ा अच्छा है। मतलब हर एक जगह की इतनी विशेषताएं हैं कि उसको गिनाने के लिए भी समय चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आगे हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो आपका मुख्य कार्य क्षेत्र चिकित्सा सेवा और चिकित्सा शिक्षा है। आपका परिवार चिकित्सा क्षेत्र में 1990 में आया और एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल की स्थापना की। तो आपका अन्य बिजनेस को छोड़ करके इस क्षेत्र में आने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य रहा और क्या आपने संतुष्टि या उपलब्धि अभी तक की पाई इस क्षेत्र में? सन 1990 में रुंगटा अस्पताल की स्थापना हुई। मेरे पिताजी जब वहाँ कलकत्ता से शिफ्ट होकर आंध्रा गए तो मुख्य कारण था कि व्यापार को बढ़ाना था, और जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ और मिल रही थी दुर्गम स्थानों पे, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, मतलब कम होती है, पर वहाँ बिज़नेस को बढ़ाया जा सकता है। तो वहाँ से जो उपार्जन हो रहा था, पिताजी की एक ही इच्छा थी कि चिकित्सा और शिक्षा में जाने का उनका मन था। तो यहाँ पारिवारिक और बाकी चीज़ें इस तरह की थी, समीकरण थे जो यहाँ पे एक अस्पताल की स्थापना हुई। तो उस अस्पताल की पहले दिन से स्थापना का विषय यही था कि सेवा होनी चाहिए, और सेवा भी इस तरह से हो कि लोगों को लगना चाहिए कि ये उनका अपना अस्पताल है, और लोगों को ऐसी सेवा मिलनी चाहिए जो पूरे प्रदेश में नहीं मिल पा रही हो, कम हो, या नई चीज़ें लाके यहाँ करने का था। तो 90 से जब शुरू हुआ तो विशिष्ट अस्पतालों में से एक रहा, और जैसे हम कहें कि क्रिटिकल केयर में फर्स्ट प्राइवेट आईसीयू रुंगटा हॉस्पिटल ने दिया। जैसे जब शुरू हुआ उसके साल भर में ही एनआईसीयू शुरू हो गया था, जो शायद जेकोलॉन भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी लेट शुरू हुआ, जितनी मेरी जानकारी है। तो ऐसी जो नए नए प्रकल्प लाना, अच्छा ये एनआईसीयू आईसीयू की विशेषता ये है साहब कि अंत में जान बचाने के लिए काम आते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें लोगों की भावना रहती है कि साहब अब क्या करें, पैसे पूरे लगा दो, कितने भी लगा दो, पर हमारे मरीज़ की, हमारे परिवारजन की जान बचनी चाहिए। तो ऐसे कार्य में हम लग पाए, या जो जिसका कारण था इस अस्पताल को बनाने का वो पूरा हो पाया। तो मतलब पिताजी की जो इच्छा थी कि पैसे का जो कभी भी उपयोग हो ऐसे कार्यों में हो कि जो धर्म अनुसार या जो किसी के काम आए, समाज के काम आए। तो अपन वैसे ये व्यापार में आता है, पर मैं ये समझूंगा कि ये व्यापार कहना इसको ठीक नहीं होगा, ये चिकित्सा सेवा है, और इसमें पैसे का ज़रूरत रहती है कि इसमें इसका पूरा विस्तार करने के लिए, इसमें जो काम करते हैं उनके लिए, पर ये कार्य सेवा का ही है। क्या बात, बहुत अच्छे विचार आपके, धन्यवाद सर। आगे हम बात करें, आपकी सोच, आपके परिवार की सोच रही है कि हर तबके तक, अंतिम व्यक्ति तक बेहतर इलाज पहुँचे। अन्य गतिविधियों के साथ साथ आप चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी समय समय पर मोटिवेशनल जागरूकता के आप टॉक शो आयोजित करते हैं। तो इसके पीछे कहाँ से आपको कैसे प्रेरणा हुई? अस्पताल का जो कारण है बनाने का कि सेवा हो, सेवा का हम जो अर्थ समझ पाते हैं कि साहब जो भी प्रदेश में या जो जहाँ तक भी हम पहुँच पाए, जैसे अगर हम देखें तो हॉस्पिटल 25 स्टेट्स के नागरिक यहाँ पे आके जी सेवा ले चुके हैं, 3-4 कंट्रीज़ के लोग भी आके रुंगटा अस्पताल में सेवा ले चुके हैं नागरिक। तो ये जो वहाँ तक पहुँचने का कारण है या पहुँच पाते हैं हम, उसका विशेष कारण है कि हम जगह जगह, गांव-गांव तक जाके, दुर्गम स्थानों में जाके, कॉरपोरेट्स में जाके, बैंकों में जाके, सब जगह जाके हम अपने अवेयरनेस, मैं ये मानता हूँ कि वैसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो हम लोग बार बार कहते हैं कि अपनी बार बार अपने को टेस्ट कराना चाहिए, वो ठीक नहीं है। मतलब मेरा निजी राय है, पर वो ठीक है क्योंकि आज का जो जीवन और लाइफस्टाइल हो गया है
उसमें एक डर हमेशा बना रहता है कि हम जो ये गलत खान पान कर रहे हैं, गलत टाइम से सोते उठते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बिगड़ गया। जी। अगर हमारी लाइफस्टाइल सही है और सब कुछ सही है तो मैं समझता हूँ आपको बार बार चेकअप नहीं कराना चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही जीवन को उस अनुसार जी रहे हो जो आपकी बॉडी जिसको समझती है, जानती है। तो ये जो हम टॉक्स करते हैं, जगह जगह पहुँचते तो उनको बताते हैं कि जीवन कैसे संयमित जिए, उस जीवन में अगर कोई परेशानी आए तो किस बीमारी को क्या समझना चाहिए, और अगर बीमारी के बारे में ज़्यादा नहीं समझ पा रहे या समझ गए हैं तो किसके पास जाके एक इलाज लेना चाहिए समय पे, उसमें देर भी नहीं करनी चाहिए। तो ये कई जगह कई भ्रांतियां भी है, कई जगह लोग थोड़ा डिले भी कर लेते हैं, शादी ब्याह कोई और उनके यहाँ होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि भाई अपने आप बोलते हैं, मैं सुनने में आता है कि साहब सबसे आखिरी में हम चिकित्सा को सोचते हैं, जबकि हमको उसको पैरेलली लेके चलना चाहिए। अगर हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं है और व्यवस्थित है भी तो जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते भी हैं कि जैसे मेडिकल क्षेत्र के हिसाब से देखें कि अगर डायग्नोसिस सही है तो इलाज तो फिर अच्छा हो ही जाएगा। इसी तरीके से अगर आप उसी क्षेत्र से संबंधित मरीजों को, लोगों को अगर जागरूक करते हैं, सही जानकारी देते हैं तो मेरे हिसाब से वो सही समय पर जल्दी और सही दिशा में अपने लिए विचार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको कहूँगा कि हम कैंप्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, ALS BLS ट्रेनिंग्स करते हैं, हम टॉक्स करते हैं, ये सारों का इन सब माध्यमों से हम किसी न किसी तरीके से हर व्यक्ति को पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो जो आप बता रहे डायग्नोसिस और उसके अंदर उसकी जानकारी होना, व्यक्ति के अंदर खुद में ये जानकारी होना कि मेरे शरीर क्या कह रहा है मुझसे, और मुझे जाके इसके बारे में चिकित्सागण से या किसी से इलाज की बात करनी चाहिए, गूगल से नहीं करके। मतलब यही सारी जानकारियों का हम आदान प्रदान करते हैं। आगे हम बात करें, 2015 में आपने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में कदम रखा। आपके यहाँ के जो कॉलेज हैं उसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, तो हम बात करें एक तो इसकी शुरुआत किस प्रकार हुई, दूसरा हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार की दृष्टि से कितना इनसे लाभ मिला। सन 2010 से जब मैं अस्पताल आके चिकित्सा सेवा में देखने लगा तो 2010 से पहले का और बाद का स्वरूप में कुछ अंतर ये लग रहा था कि पहले साउथ की, दक्षिण की बहुत सारी महिलाएं और ये लड़के आते थे जो राजस्थान में सेवा देते थे। रुंगटा अस्पताल में भी बहुत लोग काम कर रहे थे जो आज तक काम कर रहे हैं 25-25, 30-30 सालों से। तो ये अचानक कम हो गए और नहीं आ रहे थे। अच्छा, इनमें भाव भी बहुत अच्छा होता था और ये उसको कुशलता से कर भी पाते थे। तो उसकी कमी के कारण हमने देखा कि अगर चिकित्सा सेवा देनी है, चिकित्सा की जो सेवा है, चिकित्सा तो है जिसमें डॉक्टर समझ रखता है और डॉक्टर जो होते हैं वो उसको देने की प्रक्रिया बता देते हैं और उसको बोल देते हैं ऐसे करना है। कुछ चीज़ें विशिष्ट डॉक्टर ही करते हैं, पर बाकी जो काम है वो 24 घंटे जो पेशेंट के साथ है वो नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ ही है, जो उसका दर्द भी समझता है, जो उस चीज़ का डिस्पेंसिंग या हम कहेंगे उस चिकित्सा को पेशेंट तक पहुंचाना और उसका ध्यान रखने का काम वही करता है। तो वो सबसे ज़्यादा उपयोगी या ज़रूरी व्यक्ति माना जाता है चिकित्सा सेवा में। तो ऐसे लोगों की कमी के कारण ऐसा लगा कि नहीं, अपने पास खुद का एक संसाधन होना चाहिए और हम सरकार के पास पहुँचे। सरकार की मदद से हमने ये, और सरकार ने हमें उसके लिए पूर्ण तरीके से वो माना कि हम उसके लिए इस कार्य को कर सकते हैं। तो सरकार ने हमारे को BSc नर्सिंग, एक्सरे, DMLT, DRT और DOT मतलब एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन के कोर्सेज दिए और तब से हम उसको चला रहे। तो मैं कहूँगा कि हम उनमें स्किल तो डेवलप, सरकार का कोर्स है, सरकार पूरी तरह जानती है क्या स्किल होने चाहिए बच्चों में और उसी हिसाब से उनका डेवलपमेंट होता है। पर मैं ये कहूँगा स्किल के डेवलपमेंट के साथ वो भाव का डेवलपमेंट होना कि साहब ये जो व्यक्ति आए हैं ये अपने घर के, अपने माता पिता, अपने भाई बहन हैं, इनकी सेवा करी जाए। इनमें वो फीलिंग्स आनी चाहिए, इनको सोच आनी चाहिए कि साहब इतनी सेवा तो मेरी घर में भी नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो वो देने का प्रयास करते हैं हम, उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं हम बच्चों को। जरूर बच्चों में भाव है कि उनको नौकरी लगे, उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, पर जो व्यक्ति प्राइवेट में या कहीं भी जाके रुंगटा नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं, हमें ये लगता है कि हम उनमें कहीं ये बीजारोपण कर पा रहे हैं कि साहब ये सेवा है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी पारितोषिक की इच्छा के, अगर सिर्फ पेशेंट की सेवा से ही भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम ये बीज उनमें, अच्छा हमने कॉलेज में, हॉस्पिटल में, सब जगह इसका पोस्टर बना के बैनर लगा रखे कि सब एक ये भाव किया जाए कि हमें सेवा पूर्ण तरीके से करनी है, बाकी किसी भी चीज़ का पारितोषिक या उसका विचार मन में नहीं लाना है। बहुत खूब। करीब 3 वर्ष पूर्व
कोविड जैसी महामारी से हम सबका सामना हुआ और पूरी मानव जाति को उस महामारी ने हिला कर रख दिया। आपका सीधा जुड़ाव चिकित्सा सेवा प्रबंधन से है, तो आपके लिए वो वक्त कितना चुनौतीपूर्ण था, किस तरह की चुनौतियां रहीं और उनको आपने कैसे मैनेज किया? वो वक्त तो आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि कोविड वो वक्त है जो जब भी याद आ जाता है तो ऐसे याद आता है कि वो वक्त ऐसा था कि भय था। सबसे पहले तो 3 महीने भय का था। भय 2 प्रकार के थे। एक कि भाई ये पेशेंटों का ट्रीटमेंट होगा कैसे, कौन करेगा, कैसे होगा, इसका क्या इलाज होता है। दूसरा भय ये था कि अस्पताल चलेंगे कैसे, क्योंकि पूरा अस्पताल बंद पड़े थे, 3 महीने तक कोई मरीज नहीं थे। फिर धीरे धीरे जैसे मरीज की बातें आने लगी, फिर कोई करना नहीं चाहता था। मतलब एक भय था कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स में भी, स्टाफ में भी। तो उनको जागरूक करना, पहले तो खुद को जागरूक करना, फिर उनको जागरूक करना, उनमें हिम्मत लाना और उनसे उस कार्य को करवाना। अच्छा, वो भी चाहते थे करना, पर एक हिचक रहती है, परिवार वालों में भी रहती है कि हमारे परिवारजन, उनके लिए बहुत मतलब एक डर का समय होता है कि सब ऐसा हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। तो वो तैयार होना, फिर खुद का कोविड हो जाना और उसमें उनका इलाज होना, मैं कहूँगा पर बहुत ही सुखद अनुभव किसी हिसाब से मैं कह सकता हूँ। जो कोविड की परेशानियाँ रही या उसमें जो दुर्घटनाएं हुई हैं, वो तो मैं कहूँगा कि हमने पूरे देश ने, प्रदेश ने, शहर ने, हर घर ने कुछ ना कुछ देखी होगी। पर मैं कहूँगा वो सुखद अनुभव एक अस्पताल चलाने के या चिकित्सा सेवा में आने का, या हमारे पिताजी ने हमारे इस सेवा का एक जो ये पहले से शुरू किया हुआ प्रयोजन था, तो उसके मैं समझूंगा उसका कुछ ना कुछ हम लाभ ले पाए, मतलब उसको हम कर पाए। मतलब 500-600 पेशेंट हमने मतलब आईपीडी में हैंडल किए होंगे। ये 600 पेशेंट में से अधिकतर बच के गए। मैं मतलब हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्रतिशत बच के गए हैं। मतलब 90-95% से 95-98% बच के गए जी। एक दुर्गमता इतनी थी कि संसाधन नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी। ये सेकंड फेज तो बहुत ही ज़्यादा, फर्स्ट फेज में ऑक्सीजन को लेके इतनी परेशानी नहीं थी, रेमडेसिविर को लेके परेशानी नहीं थी, मैन पावर को लेके इतनी परेशानी नहीं थी कि भाई मैन पावर भी मिल जा रही थी, क्योंकि जब वो चालू हुआ तो बहुत ज़्यादा अस्पताल शायद कर नहीं रहे थे और पेशेंट भी उस हिसाब से मतलब भय से युक्त नहीं थे। बिल्कुल फर्स्ट फेज में फिर भी आदमी फिर भी थोड़ा एडजस्ट हो रहा था, क्योंकि समय मिल रहा था। तो वो समय तो फिर भी मैनेजमेंट हुआ। उस समय मैं भी कोविड में ग्रसित हुआ, परिवार भी पूरा ग्रसित हुआ और लोग ठीक होके गए और हमको ऐसा लग रहा था कि कोविड बहुत ज़्यादा भयानक नहीं है जी। और उसमें तो मैं कहूँगा 99% लोग ही ठीक होके गए होंगे और लोग मतलब जो भी आता था वो व्यवस्थित तरीके से उसकी सेवा होती थी। अच्छा, हमारे मतलब हम जो जिसको कहेंगे कि हमको सुखद अनुभव है कि हमारा डॉक्टर जो हमारे साथ कंसल्टेंट जुड़े हुए थे, अच्छे कंसल्टेंट, डॉक्टर पीपी खंडेलवाल साहब, डॉक्टर अखिल गुप्ता, ये जाके एक एक पेशेंट के पास पहुंचते थे, उनके इलाज के लिए उनको पर्सनली देखते थे। फर्स्ट फेज में हमने देखा है जनरली डॉक्टर्स पेशेंट के पास जाने से डर रहे थे। सेकेंड फेज में जो भययुक्त माहौल था उसमें काम करना, संसाधनों का अभाव होना, ऑक्सीजन की कमी होना, रेमडेसिविर होना। रुंगटा अस्पताल उन फॉर्चुनेट हॉस्पिटल्स में से है जिनके पास ये सारे साधन हमेशा रहे। उसका एक कारण है कि हमने पैसे की ओर नहीं देखा, दूसरा कारण है कि हमारे पिताजी ने हम दोनों भाइयों को एक बात कह रखी थी, तुम में से एक तो पूरे टाइम वहीं अस्पताल में गेट पे ही मिलेगा। तो मेरे बड़े भैया जो कुंज बिहारी रुंगटा जी हैं, जो वो हमारे दूसरा व्यवसाय है माइनिंग का, वो देखते हैं, तो वो मतलब करीबन 16 घंटे गेट पे, जो हॉस्पिटल का मेन गेट है, जो अंदर जाके एक बिल्डिंग का मेन गेट है, वहीं पे खड़े मिलते थे। एक एक चीज़ की व्यवस्था देखना। मैं ज़्यादातर कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और इनमें और दवाइयों में और इन व्यवस्थाओं में देखता था। तो हम दोनों भाई करीबन रात को 2:30-3 बजे तक चलना, फिर सुबह 6-7 से चालू हो जाना। तो वो जो 1.5-2 महीने का वो प्रकरण रहा। और उसके बाद हमने भी थोड़ा सा, भगवान की भी दया रही कि हमने 19 मई को अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगा के चालू भी कर लिया। तो वो कोविड के वक्त, जैसे मेनली कोविड शुरू हुआ 7 अप्रैल के आसपास, 7 अप्रैल से 19 मई के अंदर एक प्लांट, जर्मनी का प्लांट देख लेना, ले लेना, फोनों पे ही तय कर लेना और उसको लगवा भी लेना और लाइव कर देना। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस रहे, मतलब इसमें एक्सपीरियंसेस अगर मैं आपसे एक छोटा सा शेयर करूं तो एक लेडी थी फतेहपुर के तरफ की, किसी डॉक्टर के यहाँ काम करती थी, हाउस हेल्प थी। तो वो वहाँ पे काम करते हुए उन्होंने आग्रह किया कि भाई ये पेशेंट को आप हमारे किसी जानकार के थ्रू कि आप इनको ले लीजिए। हमने कहा साहब जो इनकी सैचुरेशन है 60-70% में, जो ऑक्सीजन की हमारे पास व्यवस्था है या जो है
उसमें अगर इनको कहीं और व्यवस्था मिल जाए तो आप वहाँ देखिए, यहाँ बड़ी मुश्किल है, चैलेंजिंग है। इनका आते आते अगर और ख़राब हो गया तो हम नहीं संभाल पाएंगे। हम करीबन कोशिश करते हैं कि जिनको हम बचा सके उनके लिए हम मदद करें, जिनको हम बचा ही नहीं पाए उनको क्यों परेशान हो। तो वो 60-70% वाले भी बिना माने वो हॉस्पिटल आ गए। जब वो हॉस्पिटल आ गए तो आप समझिए, जब वो पहुंची तो गेट पे ही उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। वो अंदर तक लेने लगे, उसकी सैचुरेशन 30% थी। 30% सैचुरेशन में हमें ऐसा लगता है कि किसी भी मरीज को बचाना, मतलब हम कहेंगे 95% में आ गए हम, कि 5% चांस ही बचे होंगे कि वो बच सके। वो पेशेंट 30-32 दिन अस्पताल में रही, 19 दिन के करीब आईसीयू में रही। मतलब हम मानते हैं ये जो हाउस हेल्प्स वगैरह होते हैं इनका न्यूट्रिशन उतना अच्छा नहीं होता, तो उन कारणों से भी, अच्छा कोविड और हो गया है, सैचुरेशन 30% है, तो हमें बड़ा मतलब वो विस्मयता रहती है कि हमें ऐसे पेशेंटों को कैसे हम उनकी मदद कर पाएंगे। तो सरकारी दरों पे ही पूरा इलाज हुआ और 30-32 दिन रह के वो स्वस्थ होकर वापस गई। तो मैं ऐसे जो अनुभव है अगर एक एक को गिनाऊं या उसको याद करूं, स्मरण करूं, तो बड़े ही मतलब हिला देने वाले और मतलब एक रोचक या मतलब पहले भय देने वाले, बाद में सुख देने वाले। ऐसे ही एक है कि हम जब अस्पताल में ये चल रहा था कोविड का, तो हमने मतलब हम जब पेशेंटों से मिलते थे या उनमें जो भय देखते थे, अच्छा हम क्योंकि धर्म से थोड़े से जुड़े हुए हैं तो हमें ऐसा लगता था कि कोई डरा हुआ है या किसी की हो सकता है कि बचे भी नहीं, तो हम क्यों नहीं इनको रामायण या भागवत सुनवाए। बिल्कुल। तो हमने एक पंडित जी से तय किया, वो भी थोड़े निडर थे, किट विट पहन के वो जाने लगे और एक एक को बैठ के वो जो पेशेंट रामायण वगैरह सुनना चाहते थे, भागवत, वो उनको बैठ के सुनाते थे। तो 10-15 दिन ये प्रक्रिया चली होगी, इतने में पंडित जी तो ठीक थे, उनकी वाइफ बीमार हो गई। उनकी वाइफ बीमार हुई, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा आप तो ले आओ, एडमिट करा लो। उन्होंने 2-3 दिन किसी से सलाह ली अपनी खुद के मन में, फिर नहीं माने। फिर 2 दिन बाद उनका फ़ोन आता है कि साहब नहीं, अब तो उसको एडमिट होना पड़ेगा। अब उनका सैचुरेशन वही कम आ चुका। अब सैचुरेशन कम, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर। बात करते 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 फिर रात को 9 बजे से सुबह 1 बजे तक आप मानिए 100 कॉल आए होंगे मेरे पास कि मैं ला रहा हूँ। जब तक वो लाते तब तक वो बची ही नहीं। तो ऐसे जो चीज़ें हैं जो आज भी अगर स्मरण आता है कि ये मतलब हम उनकी भी मदद नहीं कर पाए कई जगह, जहाँ जो मतलब अपने से डायरेक्ट ही जुड़े हुए थे। जी। तो कोविड का समय मैं कहूँगा एक डरावना, भयानक और कई लोगों के लिए विपदा वाला समय था। हम क्योंकि सेवा के क्षेत्र में, तो हमें अंत में ये सुख हम मान लेते हैं कि हमने अपना कुछ योगदान समाज में कर पाए, मैक्सिमम जितना अपनी तरफ से कर सकते जो हम कर सकते हैं, वो एक सेटिस्फेक्शन हमको रहता है। बिल्कुल। और अच्छे कार्य की संतुष्टि एक अलग ही होती है। जी साहब। आगे हम बात करें, आप कई सारे बिजनेस संगठनों के एक तरह से जुड़े हुए रहे, उन्हीं में से 2016 में एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के आप अध्यक्ष रहे, जिसके मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो लर्निंग, नेटवर्किंग और ग्रोथ। तो ये बिजनेस से जुड़ा हुआ संगठन है, ये किस तरह से समन्वय करता है? क्योंकि हम समाज में हर वर्ग को पहुंचना है और हम एक अस्पताल का संचालन करता हूं मैं, तो ये संस्था में मैं 2012 से जुड़ा और ये संस्था यूएस बेस्ड है और इसके पूरे भारतवर्ष में चैप्टर्स हैं। विशिष्ट संस्थानों के मालिक, उद्योगपति इसमें मेंबर्स हैं। तो 16-17 में मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ कि मैं इस संस्था का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट बन पाऊँ। तो ये संस्था क्या करती है कि इसके पूरा एक स्ट्रक्चर है जो अमेरिका से ही बना हुआ स्ट्रक्चर है, यूएस बेस्ड। 12 लर्निंग इवेंट होते हैं 12 महीनों में। फिर उसमें एक छोटे छोटे फोरम्स होते हैं 8-10 जनों के, जिसमें आप अपनी व्यापारिक और अपनी पारिवारिक, अपना निजी जीवन भी की चर्चा कर पाते हैं। तो एक ऐसा पूरा साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है कि इसमें 2 रिट्रीट होती है, 2 बार बाहर जाते हो उनके साथ मिलके। तो आप अपने अपने विषय को व्यापारिक तौर पे देखेंगे कि जो चिकित्सा में अच्छा है जी, दूसरे में कुछ और अच्छा है जो आप इधर ला सकते हो। और जो इनकी जो बड़े बड़े उद्योगपतियों की सोच है वो कुछ बड़ा करने की, कुछ अच्छा करने की, जब उनके साथ बैठते हैं और हमारी इच्छा भी कुछ वैसी है, तो उनके एक्सपीरियंसेस से, उनकी जानकारियों से काफ़ी लर्निंग होती है। कई ऐसे अपने अंदर सोच और समझ डेवलप होती है जो सेवा करने में भी और लोगों की जानकारी करने में, लोगों के साथ मिलने जुलने में, और आज के जो मॉडर्न युग के अंदर जो चल रहा है उसको समझ के अच्छे कार्य करने में काम आता है। जी।
एक और संस्था है पीएडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राजस्थान, उसके आप को चेयरमैन रहे हैं, जिसके अंदर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और उद्यमी सदस्य होते हैं। तो ये औद्योगिक विकास में ये संगठन किस तरीके से भूमिका निभाता है? पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं को चेयरमैन रहा। जब चेयरमैन थी डॉक्टर जयश्री पेरीवाल मैडम, जो जयश्री पेरीवाल स्कूल की ओनर्स हैं। तो उस वक्त जब हम ये देखते, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करता है कि ये सरकार के साथ पैरेलली काम करते हैं जी। सरकार को एडवाइस करना, सरकार को बार बार याद दिलाना। व्यापारी समूह करीबन 400 साढ़े 400 जुड़े हुए हैं, तो वो अलग अलग फील्ड से आते हैं। तो सरकार में जीएसटी का इश्यू है, चाहे कोई अदर इश्यूज है, जो पानी का इश्यू है, चाहे पोल्यूशन का इश्यू है, लैंड का इश्यू है, जितने इश्यूज होते हैं, या सरकार में कोई चीज़ अटक रही है, सरकार का कोई नॉर्म्स नया कोई आया, उसमें कोई कमियां हैं या कोई अच्छाइयाँ हैं या जिसमें सबको लाभ हो रहा है, तो इन सब विषयों को समझना, जाके बार बार गवर्नमेंट के अधिकारियों से, राजनेताओं से इंटरेक्ट करना, चीज़ को सॉल्व करके मतलब स्टेट को दिशा देना। तो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये काम मतलब दिल्ली के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, और राजस्थान में अभी अच्छा काम कर रहे हैं। और इस तरह से ये सरकार के साथ तालमेल के साथ ये लोग काम करते हैं, जिसमें सरकार को मतलब महत्वपूर्ण भूमिका से ये कंसल्ट करना या जानकारी देना या उनसे बदलाव लाना कि जो स्टेट में अच्छा काम होना चाहिए, उद्योग का विकास होना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपके पूरे परिवार में एक तरह से आध्यात्मिक वातावरण है, वो आपकी भाव भंगिमा और विचारों में भी बार बार नज़र आया है कि धार्मिक आपका जुड़ाव और लगाव। आपके पिताजी का पूरा जीवन आध्यात्म को समर्पित है, गौशाला का प्रेम हमने देखा है, आपसे सुना है, और आपके जो भी जीवन या कार्य हैं उसमें वो आध्यात्मिक वातावरण का एक तरह से झलक परिलक्षित आपके जीवन और कार्य में हमको देखने को मिलती है। आप कहते हैं कि धर्म अनुसरण करने से जीवन का शास्त्र अनुसार और धर्म अनुसार एक तरह से दिशा मिलती है, ये आपने बार बार जिक्र किया है, तो किस प्रकार कैसे होता है? मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा कि देखिए, मेरे से तो बहुत ज़्यादा धर्म नहीं हो पाता है, ये कहना अतिशयोक्ति हो जाएगा कि मैं कुछ ज़्यादा इसमें हूँ। हाँ, ये जो कपड़े वगैरह है, ये मैं ये मानता हूँ कि हम भारतीय हैं, हिंदू हैं, तो हमें अपने धर्म पे प्राइड होना चाहिए और हमें उसको जीने की कोशिश करनी चाहिए। इसी से किसी और को प्रेरणा मिले, ये तो एक विषय हो सकता है, पर खुद को सुख का बड़ा अनुभव होता है। जी। मुझे इस वेशभूषा के पहनते हुए 1.5-2 साल हुए हैं, पर ऐसा है कि इसके अलावा कुछ और पहनने का मन नहीं करता। अब इसका मैं बैकग्राउंड ये दूं कि जब हम जन्म हुआ, जब से हम बड़े होने लगे, तो हम कहीं घूमने जाते थे तो हमारे पिताजी सिर्फ हमें मंदिर लेके जाते जी। घूमने के अगर मतलब बात आएगी तो वो होगा कि मंदिर में जाके आए हम। मेरा बचपन में मैंने एक बार पिताजी को मतलब माताजी को साथ था मैं, और माताजी को कहा कि मैं ब्रेक डांस सीखना चाहता हूँ। तो वो पिताजी से बात करी, बोलो कुचिपुड़ी सीखो, भरतनाट्यम सीखो, ये ब्रेक डांस क्या है? अच्छा, रेस्टोरेंट मूवी में जाना पिताजी को पसंद नहीं। तो ये जो संस्कार उस वक्त तो ऐसा लगता था, रात को 10 बजे बाद घर से बाहर नहीं रहना अलाउड था, तो तब तो ऐसा लगता था इतनी हमारे पे बंदिशें हैं, बाकी बच्चों पे नहीं है, ऐसा हमारे साथ गलत होता है, अब किसको कहें। अच्छा, पूजा पाठ जो वो बताते थे हम करने की कोशिश करते थे, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने पिताजी का जो जीवन देखा है, जो उनका संघर्ष, त्याग और धर्म, और मतलब जिस तरह से वो पिताजी हमारे 2010 के आसपास ही यहाँ से बरसाना शिफ्ट हो गए माता पिताजी, तो वो 15 साल से वहीं रह रहे हैं, 14 साल से। तो वो जो जीवन उनका जो धर्मपूर्ण जीवन है, या वो मतलब जो एक मेरे लिए तो मैं कहूँगा कि लीजेंड है, या मैं कहूँगा आदर्श है, तो वो जो जीवन है उसको हम देखते हैं तो हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। हमारे अंदर जो भौतिकी विकास हो गया, जो मेरी सोच है, मैं माफ़ी चाहूँगा किसी को भी मेरी बात अदरवाइज ना लगे, कि इंग्लिश मीडियम से जब हम पढ़ के आते हैं तो हम बहुत तर्कपूर्ण हो जाते हैं। तर्कपूर्ण से हम समझदार तो लग सकते हैं कि साहब जिसमें ज़्यादा तर्क करके अच्छा बताने की वो विशेषता हो, वो समझदार तो हो सकता है, पर बात सही वही है जो शास्त्र और धर्म में, ऐसा मैंने गुरुजनों से सुना है, और ऐसा मेरा अनुभव भी यही कहता है कि तो जो परिवार में जो मैंने पिताजी का ये धर्मपूर्ण व्यवहार देखा है, तो उससे प्रेरणा मिलती है, और हम कोशिश करते हैं कि हम जीवन को मतलब उसी दिशा में लेके जाए। हो सकता है कि हमारी अभी अभिरुचि या हमारा उसके अंदर मन पूरी तरीके से नहीं लगता हो, पर प्रयास यही रहता है कि हम उसी में अपना जीवन ज़्यादा लगाएं, क्योंकि वही सही भी है, उसी में सुख भी है, उसी में लोगों को समाज में भी हम कुछ करके दे सकते हैं, सेवा का कार्य भी हो सकता है, और मैं कहूँगा चिकित्सा तो ऐसा कार्य है जिसमें धर्म होना ही चाहिए,
क्योंकि अगर धर्म नहीं होगा, धर्म ही सेवा, करुणा इनको जागृत करता है अपने अंदर। भौतिकी तो आपके अंदर मतलब सब चीज़ से कट आउट होकर सिर्फ भौतिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा हो जाती है। तो जैसे धर्म में हम स्थापित होते हैं तो करुणा, मर्यादा या फिर सेवा, ये चीज़ों का विकास होता है। तो मैं तो अपने आप को मतलब मैं कहूँगा कि सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे मुझे माता पिता मिले हैं और ऐसा परिवार, ऐसा माहौल मिला है जिसमें हम गौ सेवा, हमारे मतलब गुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज 2016 के आसपास मुझे दीक्षा मिली। 2021 में मैंने जनेऊ धारण वापस से किया उनके आशीर्वाद से। तो जैसे जैसे ये चीज़ें ज़िंदगी में होती गई, उनके मार्गदर्शन से जो जीवन का अब आगे दिशा है, मैं कहूँगा इससे अच्छा, इससे संतोषपूर्ण जीवन, इससे ज़्यादा शांति जीवन में हो नहीं सकती। जी, बड़े ही सुंदर विचार। आगे हम बात करेंगे जो हमारे युवा बिजनेस क्षेत्र में आना चाहते हैं या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहें। मेरे तो मतलब ज़्यादा मुझ में समझ नहीं है। जिस तरह से मैं अपने जीवन को निर्वाह या सोच को रखता हूँ, या नए मेरे बच्चे, मेरी बिटिया है अभी जो कॉलेज में सेकेंड ईयर में आ गई, बेटा 12th अभी पास करेगा, तो मैं जो उनके लिए सोचता हूँ कि पैसा कमाना ही आपका विकास नहीं है। आप जो जैसे बच्चे थोड़े आजकल के बड़े हो रहे हैं तो उनके मन में है कि मैं रातों रात या तो पैसे वाला हो जाऊं या मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊं तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो उससे सुख हो जाएगा। अभी स्टूडियो में बैठे बैठे पहले ही बैठे बात हो रही थी, सुख उसी का उतने ही देर का है जो अभाव से भावपूर्ण होने में। बिल्कुल। जैसे अगर पहले टीवी नहीं थी घरों में तो जिसके घर टीवी थी वहाँ जाके देख ली तो वो सुख होता था। अब सब घरों में टीवी अधिकतर या तो कोई बंद पड़ी है, सब मोबाइलों में ही देख रहे हैं, तो वो सुख खत्म हो गया वहाँ पे। तो भौतिक सुख का नहीं हो के आपको ये देखना कि अपन कितनों के काम आ रहे हैं। हम जो व्यापार कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आए, हम उनके साथ मतलब मैं कहूँगा धर्म अनुसार हो, मर्यादा से हो। चाहे वो अपने से छोटा हो तो उसका रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके साथ जो विचार विमर्श हो उसको घरेलू जैसा होना चाहिए, और जो अपने से बड़ा हो उसमें पूर्ण समर्पण या पूर्ण रिस्पेक्ट होना चाहिए। जो हमारा जीवन हो वो अगर हिंदुत्व के अनुसार, धर्म अनुसार होगा तो इस समाज का जो विकास होगा, जो भारत को विश्व गुरु की बात हम करते हैं, या हम ये कहते हैं कि भारत गुरु था या भारत में वो तत्व है जो किसी देश में नहीं, जो इस जमीन पे आने पे जो सुख मिलता है या जो वो आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप उस भौतिकी वेस्टर्नाइजेशन से हटके अपने देश में, अपने प्रति स्वरूप में जहाँ आप पैदा हुए उसमें आप स्थापित हो गए। तो मैं तो ये कहूँगा विकास कीजिए, पैसे कमाइए, पर धर्म अनुसार कमाइए, धर्म अनुसार विनियोजन कीजिए। हमारे पिताजी को देखा हमने, एक तरफ सीमेंट लेके जाती थी गाड़ियाँ, हमारी ट्रकें हैं थी भी जी, दूसरी ओर से खाली आती थी, उसमें चमड़ा, मछली या अंडे वगैरह मिलते थे तो पिताजी लाते ही नहीं थे। या कोई हमारे घर में अगर बोले कि क्या आप व्यापार क्या नहीं कर सकते, तो हम अंडा, मछली मतलब मांस आदि का नहीं कर सकते, ये क्या नाम है, लिकर का नहीं कर सकते, हम रेंटल बिजनेस नहीं कर सकते, हम मतलब ये जो बिजनेसेस हैं जो ये हमारे जो संस्कार में मिले, मुझे तो बड़ा प्राइड फील होता है कि हम इन व्यापार में नहीं लग सकते, ना हमारी सोच होती है। तो मैं ऐसे ही संस्कार जो परिवार में आप लोगों को मिले और संस्कार युक्त विकास हो, तो मैं कहूँगा कि वो सही मायने में भारत का विकास होगा, आपका विकास होगा और सुख और शांति के साथ विकास होगा। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विचार। अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, हमें हमारी बातचीत को यहीं विराम देना होगा। आपने इतनी सुंदर, अच्छी, उपयोगी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। डॉक्टर कोमल जी, मैं फिर पुनः आभार प्रकट करूंगा कि ये इतना बढ़िया शो है, मतलब हर व्यक्ति जो दूरदर्शन देखता है उसको धरती दोहरारी के बारे में पता है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, हो सकता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, पर मेरे मन की जो बात थी आपने मुझे बुलाया तो मैंने कोशिश करी है दर्शकों से उसको साझा करूं, किसी को मतलब उसमें ऐसा ना लगे कि कोई बात अन्यथा हो, मैं माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें डॉक्टर कोमल कौशिक को। नमस्कार।